Hello everyone, today we are going to start chapter 11 of history, the national movement first phase. Introduction. The second half of 19th century led to a political awakening among the people. 19th century के हाफ से लोगों में political awareness आई. There was a growth of national consciousness and consequently a new kind of movement took shape. लोगों में nationalism की feeling आई. Led by the Indian National Congress, it soon became a mass struggle for Indian इंडिपेंडेंस. इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप में ये एक इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल बन गया. राइज ऑफ नेशनलिज्म. द स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी गिव राइज टू एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. नेशनलिज्म की फीलिंग आने की वजह से इंडिया में एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ. It was national in character as it represented the aspirations of the people as a whole, क्योंकि वो अंदर से लोगों की फीलिंग्स बता रहा था. People started looking beyond their regional boundaries and thought of India as a single nation. अपने छोटे छोटे स्टेट्स के आगे सोचकर उनने इंडिया को पूरा एक कंट्री, एक नेशन समझना शुरू किया. With this growing sense of unity came the feeling of nationalism. और जब ये यूनिटी आई, जब ये एकता आई, उससे नेशनलिज्म की फीलिंग आई लोगों में. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. Discontent against British rule. The British exploited all sections of society. The peasants had to pay high taxes. The artisans were ruined by foreign competition. Peasants को बहुत ज़्यादा taxes pay करने पड़ते थे. Artisans foreign competition की वजह से पूरी तरह से ruin हो गए थे. The factory workers received a very low wages. Workers की wages बहुत कम थी. The British made no attempt to encourage agriculture and industry. They treated India as a source from where raw material could be cheaply obtained and a market for British manufactured good. ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते, ब्रिटेन में गुड्स मैन्युफैक्चर करते और उनको इंडिया में इंपोर्ट करके सेल आउट करते थे. Employment opportunities for educated Indians were limited. Indians were made to pay for the upkeep of the British Army and for the wars that British fought. Employment opportunities educated Indians के लिए बहुत कम थी. Indians ही Britishers जो अपनी आर्मी रखते थे उनके लिए पेमेंट करते थे और जो wars Britishers लड़ते थे उनका पूरा पेमेंट भी Indians ही करते थे. The steady drain of India's wealth increased poverty in India. Frequent famines were an indication of this poverty. इंडिया की वेल्थ कंटिन्यू ब्रिटेन में जा रही थी, इस वजह से पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी, फेमाइंस हो रहे थे. द एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश वॉज ऑल्सो डिसलाइक्ड. जो ब्रिटिश अपने आप को सुपीरियर मानते थे वो चीज़ भी इंडियंस को पसंद नहीं थी. द ब्रिटिश कंसिडर्ड themselves a superior race and the Indians as belonging to an inferior one. इंडियंस को वो लोग inferior मानते थे. Certain hospitals and parks were reserved for Europeans. In trains, some compartments were reserved for the white people and Indians were not allowed to travel in them. ट्रेन में भी कुछ कंपार्टमेंट्स ऐसे थे जहाँ से ब्रिटिशर्स ट्रैवल कर सकते थे जिसमें, और इंडियंस उनमें अलाउड नहीं थे. इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में अपोजिशन इंडिया में बढ़ता जा रहा था. पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ अ कंट्री. इंडिया वॉज यूनिफाइड अंडर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया पूरी तरह से यूनिफाई हो गई थी, एकता आ गई थी इंडियंस में. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. लॉज वर यूनिफॉर्मली अप्लाइड टू ऑल. ब्रिटिशर्स ने सबके ऊपर एक ही लॉ अप्लाई किया. इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया बिकेम इंटरलिंक्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. इकोनॉमिक लाइफ भी एक दूसरे से जुड़ गई थी क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो गई थी. पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्क इन दीज इंडस्ट्रीज. By working and traveling together, caste, community and regional feelings began to weaken. अब साथ काम करने की वजह से यूनिटी आई. जो अलग अलग रीजनल फीलिंग थी, लोग अलग अलग रहते थे, वो फीलिंग वीक हो गई. फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस डेवलप्ड. The railways, telegraph and postal system help people to come in contact with one another. ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलप हुआ, लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आए. पीपल रियलाइज दैट ब्रिटिश रूल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सफरिंग. और लोगों को लगा जो भी चीज़ें हो रही है वो ब्रिटिशर्स की वजह से हो रही है. दिस एंटी ब्रिटिश फीलिंग वॉज अ मेजर फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म. और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की ये फीलिंग ही हमारे इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग को लेकर आई. Spread of modern education. Spread of modern education also helped in the rise of nationalism feeling.
एजुकेशन की हेल्प से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई. The British had introduced modern Western education to prepare some Indians to work at low posts in the administration. ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट की ताकि इंडियंस को पढ़ा सके और वो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में लो पोस्ट पे काम कर सके. द ब्रिटिश ऑल्सो बिलीव दैट इफ इंडियंस वर एक्सपोज टू वेस्टर्न थॉट्स एंड आइडियाज दे वुड बिकम सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी तो वो ब्रिटिश रूल के सपोर्टर्स हो जाएंगे. द ब्रिटिश एक्सपेक्टेड दैट सिंस एजुकेटेड इंडियंस वुड बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर एम्प्लॉयमेंट दे वुड रिमेन लॉयल टू देम. और उनको लगा कि इंडियंस एम्प्लॉयमेंट के लिए ब्रिटिशर्स पे डिपेंड रहेंगे तो वो उनके लिए लॉयल भी होंगे. Things did not turn out as British expected. Western ideas made people more conscious of their rights. पर जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ. लोगों में राइट्स के बारे में पता चलने लगा. They were impressed by ideas of freedom and equality. फ्रीडम और इक्वलिटी के आइडियाज से वो लोग इम्प्रेस होने लगे कि हम भी बराबर राइट्स मिलने चाहिए. Popularized by American and French Revolution, जैसा अमेरिका और फ्रांस में हुआ था. They begin to criticize the government for suppressing their ideas in India and denying basic human rights to इंडियंस. अब इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियंस के राइट्स को उनके आइडियाज़ को दबा रहे थे. द इंग्लिश लैंग्वेज एक्ट एज अ यूनिफाइंग फैक्टर बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया spoke different languages and now could communicate with one another through a common language. इंग्लिश लैंग्वेज ने यूनिफिकेशन में हेल्प की क्योंकि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और अब इंग्लिश में सब एक ही लैंग्वेज में आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे. एजुकेटेड इंडियंस एक्वायर्ड अ डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्टिक आउटलुक. अब जो एजुकेटेड थे उनको डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के बारे में पता चला. रोल ऑफ द प्रेस. द इंडियन प्रेस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग नेशनलिज्म. The newspapers of the period highlighted the anti-Indian policies of British government and asked the people to unite and work for a common cause. इंडिया की प्रेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. न्यूज़पेपर्स में एंटी इंडियन जितनी भी पॉलिसीज से ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडियंस के अगेंस्ट में वो छपी और लोगों को ये बोला गया कि आप सब यूनाइट होएं और एक साथ काम करें. Both the English and vernacular press became a medium to mobilize public opinion and create a feeling of national bonding. जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स आते थे और जो लोकल लैंग्वेज में आते थे दोनों ही नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने में हेल्प कर रहे थे. The government tried to suppress the growing feelings of nationalism and patriotism by banning newspapers and books. These attempts, however, failed. ब्रिटिश गवर्नमेंट नेशनलिज्म की फीलिंग को दबा रही थी इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स को बैन कर दिया पर उनके ये तरीके फेल हो गए. द वर्क्स ऑफ स्कॉलर्स एंड राइटर्स लाइक ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड अदर्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनलिज्म. इन सब के जो राइटिंग्स थी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थी नेशनलिज्म के लिए. देयर आर नेशनलिस्ट लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन, एसे एंड पैट्रियोटिक पोइट्री डेवलप्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द मासेस. अब जो एसेज लिखे जा रहे थे, पोइट्री लिखी जा रही थी, उससे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा था और लोग और ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में फैल रही थी. इमीडिएट फैक्टर्स. बाय द 1870s द स्पिरिट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी हैड टेकन डीप रूट्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल. अब लोगों के माइंड में नेशनलिज्म की फीलिंग ने बहुत जड़ें बना ली थी. द पॉलिसीज ऑफ द वॉइसरॉय लॉर्ड लाइटन इंटेंसिफाइड डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. अब जो वॉइसरॉय था उनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी. ही रिमूव्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन ब्रिटिश गुड्स विच यून द इंडियन टेक्सटाइल्स. अब जो ब्रिटिश गुड्स इंडिया आ रहे थे उनने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बिल्कुल हटा दी जिससे इंडियन टेक्सटाइल पूरी तरह से बर्बाद हो गई. ही मेड इंडिया फॉर द वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान. जो अफगानिस्तान के साथ वॉर हुआ था उसका पेमेंट सारा इंडिया ने किया. 1877 when India was suffering from a famine, a lavish imperial darbar was held in Delhi. A large amount of money was wasted on it. एक तरफ से इंडिया में बहुत बड़े फैमाइन चल रहे थे और ब्रिटिशर्स ने पैसे वेस्ट किया दिल्ली में एक दरबार ऑर्गेनाइज करने के लिए जिसमें बहुत सा मनी लग गया. The Vernacular Press Act 1878 imposed restrictions on vernacular newspapers. अब Vernacular Press Act आया जिससे लोकल लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर आ रहे थे उन सब पे बैन लगा दिया गया. The Arms Act of 1878 forbade Indians from processing arms. आर्म्स एक्ट में इंडिया में आर्म्स बनाने पे बैन लगा दिया. But these acts aroused strong reaction from all sections of society. पर ये सारे बैन जो लगे वो एक गुस्से की फॉर्म में बाहर आए.
Next, Ilbert Bill controversy. In 1883, Lord Ripon's law member Sir Ilbert introduced a bill which later came to be known as Ilbert Bill. अब जो लॉर्ड रिपन थे उनके एक लॉ मेंबर थे सर इल्बर्ट, वो एक बिल लेकर आए. It had a provision which gave Indian judges the power to try cases involving Europeans. अब इंडियन जजेस को उसमें ये पावर दे दी गई कि जिन केसेस में यूरोपियंस इन्वॉल्व होते हैं आप वो केसेस ले सकते हैं. Immediately the whole European community started an agitation opposing the bill. अब इस बिल का अपोजिशन यूरोपियंस ने किया. These protests forced the government to withdraw the bill. अब इस वजह से गवर्नमेंट ने बिल वापस ले लिया. To the Indians it was a proof that they could never expect equality from British government. और इंडियंस को ये एक प्रूफ मिला कि ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ कभी इक्वली काम नहीं कर सकते. Next topic is formation of political associations. After the 1850s, Indians began to form political associations to work for their own welfare. Indians ने political associations बनाने start किए. One of the first such association was British Indian Association, formed by Surendranath Banerjee in 1851. वो उसमें से एक एसोसिएशन थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई थी 1851 में. In 1852, the Bombay Association and the Madras Native Association were set up. ये associations और बनी. Many associations were set up in the 1870s and the 1880s और बहुत सारी associations बनी. They included the Pune Sarvajanik Sabha, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha and the Bombay Presidency Association. All the associations formed were limited in both membership and agenda. इनकी membership limited थी और ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे. Most of their members were educated Indians belonging to upper section of the society. Mainly सब educated Indians थे जो upper caste से belong करते थे. They sent petitions requesting the government to reduce taxes and discriminatory practices, introduce administrative reforms and give Indians a greater role in administration. अब इसके लिए petitions file हुई, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया गया कि टैक्सेस कम की जाए, जो प्रैक्टिसेस डिस्क्रिमिनेशन की है वो कम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए जाएं, चीज़ें चेंज हो और इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी पोस्ट पे रखा जाए. द एक्टिविटीज़ ऑफ दीज एसोसिएशंस वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन्स. पर इन एसोसिएशंस की एक्टिविटीज़ कुछ ही एरियाज़ में थी. द नीड फॉर or an all India association which was mass based and strong in putting up its demand had been felt at that time. अब इनको लगा कि एक पूरी इंडिया के लिए एक एसोसिएशन होनी चाहिए जो बड़े लेवल पे काम कर सके. सुरेंद्रनाथ बनर्जी brought people from all over India for the first All India National Conference held in Calcutta in 1883. अब आगे आए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्हें लोगों को इकट्ठा करने का काम किया और एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस रखी कैलकाटा में और लोगों को उनमें पार्ट लेने को हेल्प की. He convened another conference which was to be held in Calcutta in 1885 और एक और कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने की कोशिश की जो कैलकाटा में 1885 में होने वाली थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस. While Surendranath Banerjee was busy in organizing the conference at Calcutta, a retired British official Alan Octavian Hume, which we called A.O. Hume, called a meeting at Bombay. उन्हें बॉम्बे में एक मीटिंग बुलाई. He wanted to create an association which would be under the supervision of British and which would let the government know the demands of Indian people. उन्हें ये एसोसिएशन इस पर्पस से बनाई थी कि वो रहेगी तो ब्रिटिशर्स के सुपरविजन में, पर वो गवर्नमेंट को इंडियंस की डिमांड बता सकेगी. He wanted to prevent another नेशन-वाइड आउटब्रेक लाइक रिवॉल्ट ऑफ 1857. और वो इसलिए कि जैसा रिवॉल्ट 1857 में हुआ था वैसा कोई रिवॉल्ट वापस नहीं हो. द मीटिंग कन्वेंट बाय A.O. Hume was held at गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज फ्रॉम 28 to 30 December 1885. गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये मीटिंग हुई थी, 3 दिन चली थी, 28, 29 and 30. दिस बिकेम द इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसी को नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. पूरी कंट्री में से 72 लोगों ने इसमें पार्ट लिया था. दे इंक्लूडेड लीडर्स एज उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी, एस सुब्रमण्य अय्यर, दिनशॉ वाचा, काशीनाथ त्रिंबक तेलांग, P. Anand Charlu, Gopal Ganesh Agarkar and M. Veer Agarcharyar, G. Subramanya Iyer, N. G. Chandravarkar and Rahmatullah Sayani.
The Congress had very modest beginning बहुत slow थी. It held its session in different parts of India once a year. एक साल में इंडिया की अलग-अलग जगह पे एक ही सेशन होता था. For the first few years, many Englishmen were also involved in its activities. कुछ सालों तक Englishmen भी involved थे. In the early years, the main aim of Congress were to bring together leaders from all parts of the country to discuss problems related to India, and second, perform an action plan to get concessions from the British. पहला रीज़न था कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से लीडर्स को इकट्ठा किया जाए और लोगों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए, और सेकंड था कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स बनाए जाए जिससे ब्रिटिशर्स कुछ कंसेशंस दे इंडियंस को. The moderate phase. During the first 20 years of the Congress, the moderate nationalists dominated the party. स्टार्टिंग के 20 ईयर्स में मॉडरेट्स वो होते हैं जो चेंजेस फटाफट नहीं चाहते, वो उसको पार्टी के लीडर्स बने हुए थे. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिनशो वाचा, फिरोज शाह मेहता एंड गोपाल कृष्ण गोखले वर मॉडरेट लीडर्स. They were moderate in their objectives and methods. सब normal methods, moderate average methods लेते थे. They believed in constitutional methods and in the methods of persuasion. वो लॉ के तरीके से चलना चाहते थे. They regularly sent petitions and resolutions to the government asking for. वो गवर्नमेंट को डिमांड्स भेजते थे, petitions भेजते थे कि हमें ये चीज़ें चाहिए. फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सेकेंड, एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स. वेलफेयर प्रोग्राम्स ज़्यादा होने चाहिए. प्रमोशन ऑफ एजुकेशन प्रमोट हो. रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस टू द हाई पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट पे इंडियंस को लगाया जाए. मोर पावर्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड मोर इंडियन मेंबर्स इन दीज काउंसिल्स. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस के पास पावर ज़्यादा हो और मेंबर्स की काउंटिंग भी इंक्रीज हो. होल्डिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड नॉट जस्ट ओनली इन इंग्लैंड. पहले सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लैंड पे होते थे, अब वो चाहते थे कि इंडिया में भी हो. चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट सो एज टू बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्रीज़. गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज हो ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट मिल सके. अ कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर. मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था तो वो थोड़ा कम हो. स्टॉपिंग द ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ टू ब्रिटेन. और इंडिया में जो कमाई हो रही है वो ब्रिटेन में नहीं भेजी जाए. ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस. द ब्रिटिश वर फेवरेबली इंक्लाइन टुवर्ड्स द कांग्रेस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन. स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स उसकी तरफ थे. Some British officials even attended Congress sessions and actively participated in the discussions. कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनकी मीटिंग्स अटेंड की और डिस्कशन में पार्ट लिया. However, soon the British turned hostile towards it. धीरे धीरे उनका बिहेवियर चेंज हुआ और वो hostile, हार्ड, रफ हो गई. They began to openly criticize the Congress. उन्हें कांग्रेस से क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया. They realized that instead of becoming a means to contain the anger of the masses, the Congress was becoming the focus of Indian nationalism. उनको लगा कि कांग्रेस लोगों का एंगर ख़त्म नहीं कर रही बल्कि वो नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड कर रही है. द रेडिकल फेस. The failure of the moderates to achieve political reforms brought forth new trends in the Congress. अब जब मॉडरेट्स की जगह रेडिकल्स आगे आए तो कांग्रेस में बहुत सारे चेंजेस आए. द न्यू लीडर्स कॉल्ड रेडिकल नेशनलिस्ट और रेडिकल्स, दे वर लेड बाय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. लाल बाल पाल. रेडिकल्स मतलब जो चेंजेस फटाफट लाना चाहते थे. दीज लीडर्स फेल्ट दैट प्रेजेंट वे ऑफ कांग्रेस वर इनइफेक्टिव. उनको लगा ये वेज काम नहीं करेंगे. They were in favor of more radical objectives and methods. They called for strong political actions such as strikes, boycotts, and mass demonstrations to spread awakening among the people and to achieve political reforms. उनको लगा strong political action जैसे strike, boycott करना, ज़्यादा लोगों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन करना, इन चीज़ों की ज़रूरत है. बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज. ही डिक्लेयर्ड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको पाकर रहूँगा. Partition of Bengal 1905. On 19 July 1905, the Viceroy Lord Curzon issued order dividing the Bengal. उन्होंने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करने का ऑर्डर पास किया. पहले बंगाल में वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये सारे पार्ट्स इंक्लूडेड थे. बाद में ईस्ट बंगाल, जिसको अभी हम बांग्लादेश बोलते हैं, इन विच द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम्स, उसको ईस्ट बंगाल में डिवाइड किया गया और बचे हुए पार्ट को वेस्ट बंगाल या फिर बंगाल में रखा गया, जिसमें ज़्यादा परसेंटेज थी हिंदूज़ की. Reason given for the partition was that since Bengal was too big, it was important to divide it so that it could be administered efficiently.
रीज़न ये दिया गया है कि बंगाल बहुत बड़ा था और इतने बड़े पार्ट का एडमिनिस्ट्रेशन आसान नहीं होता। द रियल रीज़न फॉर पार्टीशन वॉज डिफरेंट. The national movement in Bengal was very strong. The partition was deliberate attempt to weaken it by sowing seeds of this unity between Hindus and Muslims. पर असली रीज़न कुछ और था. बंगाल में मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस यूनिटी को ख़त्म करना होगा और इसको हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया. पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज वाइडली क्रिटिसाइज. इसकी बहुत आलोचनाएं हुई. All sections of the population rose up in opposition. Demonstrations and public meetings were held throughout Bengal. हर सेक्शन, सोसाइटी के हर सेक्शन ने इसका अपोज किया. बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स हुई, स्ट्राइक्स हुई. People of all communities tied sacred threads on each other wrists to express their solidarity and oneness. अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे के हाथ पे धागे बांधे, जिससे ये बता रहे थे कि हम सब एक हैं. The day of the partition took effect. 16th October was observed as a day of mourning. और उनको लगा कि ये एक बहुत बुरा दिन है. No business was conducted in the entire province. पूरे बंगाल में कोई बिजनेस नहीं हुआ. द नेशनल मूवमेंट इंस्टेड ऑफ वीकनिंग बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड, रेडिकल एंड मास बेस्ड. और नेशनल मूवमेंट वीक होने की जगह और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया. बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की गई और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए. स्वदेशी एंड बॉयकॉट. द पार्टीशन ऑफ बंगाल गेव राइज टू टू न्यू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल, स्वदेशी एंड बॉयकॉट. स्वदेशी का मतलब था वंस ओन कंट्री, कि ये हमारी कंट्री है. It was aimed at popularizing goods manufactured in India so that Indian industries could prosper. इसका मेन एम था कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ में जो गुड्स बन रहे हैं उनकी सेल हो, ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ सके. The method of boycott focused on asking people to boycott goods manufactured in Britain. और boycott में था कि जो ब्रिटेन से बन के गुड्स इंडिया में आ रहे हैं उनका यूज़ नहीं. This way the British would stop treating India as a dumping ground for Britain goods. इससे ब्रिटेन के गुड्स आने इंडिया में कम हो जाएंगे. Starting from Bengal, the movement spread across the country. People boycotted British goods and began to use Indian goods. लोग, ये स्टार्ट बंगाल से हुआ, धीरे धीरे पूरी कंट्री में फैला. लोगों ने ब्रिटिश गुड्स का यूज़ करना बंद कर दिया और इंडियन गुड्स का यूज़ बढ़ गया. एट सम प्लेसेस ह्यूज बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स वर ऑर्गेनाइज्ड. बड़े बड़े आग लगाई गई जिसमें फॉरेन क्लोथ्स जला दिए गए. पीपल हु वोर क्लोथ्स मेड इन ब्रिटेन वर क्रिटिसाइज्ड. जो लोग ब्रिटिशर्स के बने हुए क्लोथ्स पहनते थे उन लोगों की बहुत आलोचनाएं हुई. सम वॉशरमैन इवन रेफ्यूज टू ऑफर देयर सर्विसेज टू सच पीपल. और वॉशरमैन ने उन लोगों को सर्विसेज देना बंद कर दिया. स्टूडेंट्स एंड women played an important role in these movements. They picketed shops selling foreign goods. Women's ने and students ने बहुत important role play किया. जो shops foreign goods sell out करती थी उनको बंद करवा दिया. Surat split 1907. The struggle against the partition of Bengal had temporarily united radicals and moderates. बंगाल के स्ट्रगल से ही दोनों यूनाइट हुए. However, the differences in the objectives and methods between the two were not easy to reconcile. अब उनके objectives और methods बहुत अलग थे, इसलिए उनको एक करना आसान नहीं था. At the Congress session in 1907 at Surat, there was a split between the two groups. Congress session 1907 में सूरत में वो दोनों ग्रुप्स वापस डिवाइड हो गए. The moderates begin to control the Congress. Moderates ने कांग्रेस को कंट्रोल करना स्टार्ट किया. And the radicals decided to function from outside. और radicals ने डिसाइड किया कि हम बाहर से काम करेंगे. The two were reunited in the Congress session at Lucknow in 1916. और दोनों कांग्रेस सेशन लखनऊ के 1916 में वापस यूनाइट हो गए. नेक्स्ट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909. To pacify the moderate leaders, the government announced the Indian Council Act, popularly known as मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. अब इन लीडर्स को दबाने के लिए इंडियन काउंसिल ने एक एक्ट लेके आई नया, उसको नाम दिया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. Its main features were as follows. More members were to be inducted into the Central Legislative Council and the Provincial Legislative Council. उन्होंने बोला सेंट्रल और प्रोविंशियल मतलब स्टेट एंड सेंटर दोनों लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स बढ़ाए जाएंगे. System of separate electorates were introduced. The Muslim were grouped into separate constituencies from their only Muslim candidates could contest elections. सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लेकर आए. ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई जहां से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ सकते थे. This was done to pacify the leaders of Muslim League which had been formed a few years earlier. ये इसलिए किया गया ताकि मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उनको शांति दे, उनको पीस मिले, वो लोग लड़ाई बंद करें और उनकी इच्छाओं को पूरी करें.
किया इसलिए गया ताकि हिंदूज एंड मुस्लिम्स को डिवाइड किया जा सके। मुस्लिम्स की डिमांड पूरी करेंगे तो वो हिंदूज़ की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए मुस्लिम लीडर्स की डिमांड फुलफिल की। ऐसे ही रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स में से मॉडरेट्स की डिमांड पूरी की पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स ला करके, ताकि दोनों वापस अलग हो जाएं। Revolutionary movement, the first phase. The early years of 20th century saw the growth of revolutionary movement in Bengal, Punjab and Maharashtra. 20th century के starting में इन तीन जगह पे movement strong था। Young man advocated the use of force to expel the British from India. जवान जो लोग थे उन लोगों ने फोर्स की, आर्मी की हेल्प ली ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए। They formed secret societies to train their members to use firearms and explosive. अपने members को ट्रेनिंग दी ताकि वो बंदूक वगैरह, एक्सप्लोजिव्स वगैरह यूज़ कर सकें। The most active revolutionary societies were the Abhinav Bharat Society in Maharashtra and the Anushilan Samiti in Bengal. The revolutionaries took to assassinating British officials. Revolutionaries ने British officials को मारना शुरू किया. The Chapekar brothers assassinated two unpopular British officials in Maharashtra. Chapekar brothers ने दो officials को मार दिया. In 1908 in Muzaffarpur, Bihar, Khudiram Bose and Praful Chaki threw a bomb on King's Fort. The district judge, इन दोनों ने वहाँ का जो district judge था उनके ऊपर बॉम्ब फेंका. In 1912, an attempt was made on the life of Viceroy Lord Hardinge. उस टाइम जो Viceroy थे उनको भी मारने की कोशिश की गई. Some revolutionaries were also active in abroad. In Europe and America, कुछ बाहर भी एक्टिव थे. The Ghadar Party was a revolutionary association. वो उसी टाइप की थी. It published journals to spread revolutionary ideas. वो मैगजीन्स जर्नल पब्लिश करती थी ताकि लोगों में revolutionary ideas spread हो सके. It also sent revolutionaries to organize uprising in India. वो बाहर से इंडिया में revolutionaries भेजती थी ताकि uprising इंडिया में फैल सके. Some revolutionary leaders who worked from outside India were Lala Hardayal, राज बिहारी बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिखाजी कामा, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भागना, वीडी सावरकर एंड अबिदयोल सिंधी. The British used all means to suppress the revolutionaries. ब्रिटिशर्स हर तरीके यूज़ करते थे ताकि इन लोगों को दबा सके. खुदीराम बोस वॉज हैंग्ड, उनको फांसी पे लटका दिया गया. अरबिंदो घोष एंड बरेंद्र कुमार घोष व पुट इन जेल, इन दोनों को जेल में डाला गया. और कुछ रिवॉल्यूशनरीज को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया. द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ दिस पीरियड बिकेम नेशनल हीरोज. ये पूरी इंडिया में फेमस हो गए. बाय देयर स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस दे इंस्पायर्ड मैनी पीपल टू जॉइन द नेशनल मूवमेंट. इन लोगों ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया कि नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करो, पर ये लोग बहुत से लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए. ये काम छोड़ा गया मोहनदास करमचंद गांधी पे. It was left to a man called मोहनदास करमचंद गांधी to mobilize the masses and carry the national movement to the next phase. अब आगे काम था गांधी जी का कि लोगों को इकट्ठा करे और नेशनल मूवमेंट को नेक्स्ट फेज तक लेकर जाएं. This was the whole chapter, first phase of revolutionary movement. Thank you everyone.